यह कहानी है घने जंगल में बसे एक छोटे से गांव की, जहां गरजते बादलों के साथ कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। इस गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। सब लोग भाईचारे और प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते हैं। अगर गांव के किसी भी व्यक्ति पर मुसीबत आती है, तो सब लोग मिलकर उस समस्या का समाधान निकालते हैं। जब खेतों पर काम करने का समय होता है, सब लोग मिलकर प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के कामों में मदद करते हैं। गांव में ज्यादातर घर झोपड़ी के हैं, कुछ गिने चुने मकान ही पक्के हैं। यहाँ के रास्ते भी मिट्टी के बने हुए हैं। सारे लोगों के घर एक दूसरे से काफी दूरी पर है, फिर भी यहाँ के लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। अक्सर गांव के बाहर ही गांव के लोग खेती करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। बरसात के समय गांव में बिजली कम ही रहती है। अक्सर रात में तेज बारिश में बिजली चली जाया करती है। लोग अपने घरों में दिया और अलाव जलाकर ही अपना काम चलाते हैं। अब जून का महीना लगभग खत्म होने को था। ज्यादातर लोग घर के बाहर ही सोना पसंद करते थे। जैसे ही बिजली चली जाती थी, तो लोग घरों के बाहर इकट्ठा होकर अपनी कहानी किस्से सुनाया करते थे। रोज की तरह आज रात भी बिजली गुल हो गई थी। गांव के जाने माने नवयुवक शर्मा जी के इंतजार में बैठे थे। आज भी रोज की तरह बत्ती गुल हो गई है। ओह, अच्छा। इस बहाने से कहानियां किस्से सुनने का मौका तो मिल ही जाता है। हाँ, ये बात तुमने बहुत सही कही। पर इस अंधेरे में शर्मा जी की कहानियां किससे न सुने तो कुछ खाली सा लगता है। ओह प्रकाश, वो कोई किस्से कहानियां नहीं है। शर्मा जी जो कुछ भी सुनाते हैं, वो अपने साथ घटी घटनाएं सुनाते हैं, जो कि उनके साथ बहुत पहले हो चुकी है। अरे, क्या तुम लोग भी इन बातों में आ जाते हो? मुझे नहीं लगता कि ये सब घटनाएं उनके साथ हो चुकी है। ऐसा है तो एक रात गांव के बाहर निकल कर दिखाओ। आया बड़ा बहादुर। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी इस सन्नाटे के माहौल में पैरों की आवाज आनी शुरू होती है। क्या हाल है? कैसे हो सब? लगता है सब मेरे इंतजार में बैठे हैं। जी शर्मा जी, हम लोग आप ही के इंतजार में बैठे थे। हाँ, आज रात फिर गांव की बत्ती गुल हो गई। अच्छा है, तुम जैसे नौजवानों के साथ बात करने का मौका मिल जाता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि लाइट जाने पर सब लोग एक साथ पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते हैं, अपने अपने कहानी किस्से एक दूसरे को सुनाते हैं। एक सच्ची घटना का माहौल बना देती है। हमारे समय में तो लाइट का नामो निशान भी नहीं था। बस जो सेठ लोग रहते थे, वो ही अपने घरों में लाइट की सुविधा प्राप्त कर सकते थे। हम जैसे गरीब लोग शाम होते ही खेत से घर आकर खाना वाना खाकर घर के आंगन में गपशप करने बैठ जाते थे। तो शर्मा जी, आज आप हमें कौन सी घटना सुनाएंगे? और क्या जो घटना आप हमें सुनाते हैं, वो सच में आपके साथ घट चुकी है? हाँ, मैं इस गांव का पुराना आदमी हूँ। मैं इस गांव के एक एक कोने से वाकिफ हूँ। तो क्या जो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ, वो सब एक मनगढ़ंत कहानी है? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। मेरी उम्र अब लगभग 70 साल से ऊपर चल रही है। मैंने नौकरी के आधार पर हर एक गांव में डॉक्टर की नौकरी की है। एक एक गांव की अलग अलग सच्ची घटना मेरे साथ घट चुकी है। वही कहानियां मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। क्या शर्मा जी, इसका मतलब आपने सच में भूत देखे हैं? फिर आज आप अपनी आंखों के सामने देखी सच्ची घटना, जिसे देखकर आज भी आपको डर सा लगता हो, आज वो घटना आप हमें भी बता दीजिए। ठीक है, आज वो कहानी बताता हूँ जिसे सोचने से ही पसीना आ जाता है। उम्मीद है यह घटना तुम्हारे दिल में डर पैदा करेगी। यह कहानी तब की है जब मैं जवान हुआ करता था। लगभग मेरी उम्र 25 की होगी।
जब मैं गांव से कुछ दूर बागलपुर में एक दफ्तर में काम करता था। रेलवे स्टेशन पर आखिरी ट्रेन आई, जिसमें से मैं और एक और आदमी उतरे, जो कि कुछ अजीब था। रात के करीब 12 बज चुके थे। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यह तो जाहिर था कि इस वक्त स्टेशन पर कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिल सकती। मेरा घर स्टेशन से काफी दूर था। पैदल जाने में लगभग 1 से 2 घंटा तो लग ही जाता। मेरी नई नई नौकरी लगी थी, जिस कारण मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। फिर वह आदमी जो ट्रेन से मेरे साथ ही उतरा था, वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पीछे से आवाज लगाई, अरे भाई साहब रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, यहाँ खड़े रहने से तो बढ़िया ही है कि मैं पैदल ही अपने घर पहुँच जाऊँ। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ रुकने से तो अच्छा ही है। मेरा गांव काशी नगर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और आपको कहाँ जाना है? अरे भाई, जाना तो मुझे भी काशी नगर ही है, पर काशी नगर का ये रास्ता तो जंगल से होकर जाता है ना। पैदल इतनी दूर अंधेरी रात में जाना क्या ठीक रहेगा? अरे भाई, अगर तुम इन बातों पर विश्वास करते हो तो तुम मूर्ख हो। मैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तुम्हें भी काशी नगर ही जाना है तो चलो फिर मेरे साथ, दोनों साथ मिलकर चलते हैं। वो व्यक्ति यह सब बोल तो रहा था, लेकिन मेरा उस व्यक्ति पर विश्वास करना मेरे लिए सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर लिया और उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ कर दी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आसमान में बिजली कड़कने के साथ एक अलग ही सन्नाटा था। बारिश भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। बारिश की बूंदें भी अब बदन पर सुई चुभने सा लग रही थीं। पर हम दोनों आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। कुछ समय बाद बहुत तेज बारिश हुई। आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अब हमें लगा कि अब कहीं रुक जाना ही ठीक रहेगा। हमने सामने एक बड़ा वृक्ष देखा और वहीं पर हम दोनों रुक गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और जंगल से सिर्फ जंगली जानवरों और बारिश की बूंदों के गिरने की ही आवाज आ रही थी, और इसके साथ साथ जंगल से कुछ अजीब तरह के जानवरों की भी आवाज आ रही थी। पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। बस हमें इंतजार था कि किसी तरह बारिश धीमी हो जाए या फिर रुक जाए। वैसे भाई साहब, आपने बताया नहीं, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आ रहे हो? थोड़ी देर तक वह आदमी शांत रहता है और फिर बोलता है, क्या करोगे भाई जानकर? कौन सा इस सफर के बाद हमें दोबारा मिलना है? क्या मतलब? मतलब भाई, मैं तो शहर का आदमी हूँ, किसी काम से यहाँ गाँव आया हूँ। कुछ समय बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब इतने कम समय के लिए मुलाकात करने से क्या फायदा? ठीक है, मत बताओ, पर ये तो बता ही सकते हो कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? मैं यहाँ से किसी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। लगभग आधा घंटे बाद बारिश भी शांत हो चुकी थी। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। यह रास्ता घनघोर जंगल और कच्चे रास्तों का था। गांव वालों का कहना था कि इस रास्ते पर रात को जो भी व्यक्ति पैदल आता है, अक्सर वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। अब इसके पीछे का राज तो मुझे भी नहीं पता था। बारिश पड़ने के कारण जंगल में काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पैदल चलने में भी काफी मजा आ रहा था। लेकिन जंगल से आने वाली जंगली जानवरों की आवाज कहीं ना कहीं मुझे भयभीत सा कर रही थी। यह व्यक्ति मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि यह ना ही मुझे अपना पता बताना चाहता था और ना ही यह मुझसे बातें करना चाहता था। यह सिर्फ मेरे साथ आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। इसे मानो बिल्कुल भी डर ना लग रहा हो, पर मैंने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और मैं भी उसके साथ आगे बढ़ता रहा। तभी हमें सामने एक बोर्ड दिखता है, जिस पर लिखा था, अगर आ गए हो तो लौट कर मत जाना और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। मुझे ये पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आया और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, इस बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या तुम कुछ समझ पा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो,
हमें आगे बढ़ना चाहिए। काफी रात हो चुकी है, ज्यादा वक्त बर्बाद करना हमारे लिए सही नहीं है। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हो। फिर से हम दोनों आगे बढ़ने लगे। जंगल से कभी भेड़िए की आवाज तो कभी उल्लू की आवाज लगातार आ रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि इस बार तो बारिश ने हद ही पार कर दी। बारिश बहुत तेज पड़ने लगी। हम दोनों भाग भाग कर जल्दी से कुटिया के पास पहुंचे, जो कि सुनसान पड़ी थी। उसमें कोई नहीं था, लेकिन हमने अंदर जाना उचित नहीं समझा, इसलिए हम दोनों बाहर ही खड़े रहकर बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, मानो कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी बच्चे की रोने की। मुझे ये सुनकर काफी डर लगने लगा और मैंने उस व्यक्ति से कहा, अरे अरे भाई, क्या ये सब आवाजें सुनी तुमने? हाँ भाई, आवाज तो सुनाई दी मुझे भी। लगता है कोई मुसीबत में है। पर भाई, इतनी रात को कौन औरत यहाँ जंगल में आई होगी? चल कर देखते हैं, क्या पता वह मुसीबत में हो, इसीलिए रो रही हो। फिर मैं और वह व्यक्ति दोनों आगे बढ़े। बारिश अभी भी लगातार पड़ रही थी। कुछ समय बाद किसी की पायल की आवाज भी आने लगी। हम दोनों ने धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करा। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाज और काला अंधेरा और बिजली की आवाज के साथ साथ ये सभी आवाजें, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई साहब, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कुछ देर तक उस व्यक्ति का कुछ जवाब नहीं आया और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति कहीं नहीं था। यह देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। अब वो पायल की आवाज और उस औरत के रोने की आवाज और जोर जोर से आने लगी। फिर मैं वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुका और अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अब वह सब आवाजें शांत हो चुकी थीं। मैं अपने तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहा था। तभी सामने फिर से मुझे वही अजीब बोर्ड दिखता है जो कि मुझे शुरुआत में दिखा था। मैं यह देखने के बाद अचंभित रह गया, क्योंकि जो बोर्ड जंगल के शुरुआत में था वो जंगल के इतने अंदर आने के बाद दोबारा कैसे आ गया। मुझे अब सच में बहुत डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से उस औरत के रोने की आवाज आने लगती है और लग रहा था वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। जब मैं उस आवाज के नजदीक गया तो देखा कि कोई आदमी खंडर के नीचे खड़ा है। ठीक से वह दिखाई नहीं देता। जब मैं बहुत नजदीक गया और देखा तो वह वही आदमी था जो मेरे साथ था। मैंने पूछा, अरे भाई, कहाँ खो गए थे और अब यहाँ औरत की आवाज में क्यों रो रहे हो? तभी वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिजली की एक तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमान में रोशनी सी होती है, जिससे वह व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखने के बाद तो मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैं डर के मारे एक जगह से हिल भी नहीं पाया। फिर मैंने हिम्मत करके भगवान जी का नाम लिया और वहां से भाग गया। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा था। मेरे पास इस समय भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं भागता रहा। अचानक से मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से तुरंत ऑटो पकड़कर अपने घर वापस आ गया और फिर मैंने कभी भी उस दफ्तर में रात की ड्यूटी नहीं की और आज भी मैं उस स्टेशन पर रात को जाने से बहुत डरता हूँ। उस दिन के बाद मैं रात को ना ही उस स्टेशन की तरफ गया और ना ही रात की ड्यूटी की।